Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 6 of class 6th civics, and the chapter's name is Rural Administration. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then click on the I button, there you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Rural Administration. So रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि रूरल मतलब गांव वाला एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। अब प्रशासन का मतलब क्या होता है कि जैसे गांव में जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, वो किस तरह देखा जा रहा है, वहां पे किस तरह की व्यवस्था है, उसको किस तरह संभाला जा रहा है, राइट। जैसे कि कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो क्या होता है, हम पुलिस की बात करते हैं ना, तो वो क्या हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, वो प्रशासन का पार्ट हो गया, राइट। सो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है कि गांव में जो भी चीजें हो रही हैं उनको किस तरह संभाला जा रहा है, उनकी देखरेख किस तरह की जा रही है, राइट। अब किस तरह की चीजें होती हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है और एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह के लोग होते हैं, वही चीज हम इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब क्योंकि हमारे चैप्टर में रूरल एरिया की बात हो रही है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया, गांव वाला एरिया। सो हमारे इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा विलेजेस हैं, ठीक है, 6 लाख से भी ज्यादा गांव है हमारे देश में। अब गांव है तो वहां पे भी अलग अलग जरूरतें होंगी, ठीक है, वहां पे भी पानी की जरूरत होगी, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, कि वहां पे भी देखना होगा कि हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है कि नहीं, सभी लोगों को पानी अच्छे से अवेलेबल है कि नहीं, रोड कनेक्शंस की प्रॉब्लम, कि जो गांव के रोड हैं क्या वो मेन रोड से अच्छे से मिल रहे हैं कि नहीं, रोडों की हालत कैसी है, ठीक है। तो ये सभी कामों की देखरेख करनी होती होगी, ठीक है। और ये जो काम है ये कोई छोटे मोटे काम तो है नहीं, इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क, ये बहुत बड़े काम है, ये आसान नहीं होता इन सब चीजों को देखरेख करना। और सिर्फ यही काम नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब की देखरेख नहीं करनी होती, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं गांव में जिनकी देखरेख करनी होती है। जैसे कि जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करना होता है, तो गांव में हमें पता है कि खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, लोगों की जमीनें होती हैं, तो उस हिसाब से कि किसकी कौन सी जमीन है, किसकी कितनी जमीन है, राइट, तो वो सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स नीड टू बी डील्ड विद, लोगों में जो लड़ाई दंगा हो जाता है, कुछ लोगों में झगड़े हो जाते हैं, तो उन झगड़ों की सेटलमेंट, उनमें आपसी सुलह वगैरह करवाना, ठीक है, कौन गलत है कौन सही है, ये सब चीज की भी देखरेख की जाती है। अब ये जो सारे काम हैं, चाहे वो पानी बिजली से रिलेटेड हो गए, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने से रिलेटेड हो गए, या फिर कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने से रिलेटेड हो गए, ये सभी काम होते कैसे हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए एक पूरा मशीनरी है। अब मशीनरी आप बोलोगे क्या बड़ी बड़ी मशीनें हैं, नहीं, मशीनें मतलब कि एक तरह से मैकेनिज्म है, लोगों का पूरा सिस्टम है, ठीक है, इसमें कोई मशीनें नहीं है, लोग हैं जिनको एक तरह मशीनरी कहा गया है, कि पूरा लोगों का सिस्टम है जिनके थ्रू ये सभी काम होते हैं। और इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करेंगे, उनके काम के बारे में डिटेल में जानेंगे, राइट। सो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, हरदास विलेज की स्टोरी पढ़ी थी, तो इस चैप्टर में भी हम एक विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे और उस स्टोरी के थ्रू ही हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अ क्वारल इन द विलेज, क्वारल मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा, राइट। सो गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, अब किसके बीच में हुआ है, क्या हुआ है, तो चलो देखते हैं। मोहन इज अ फार्मर, मोहन जो है वो एक किसान है। सो उसकी फैमिली के पास एक छोटी सी जमीन है जिसमें वो काफी सालों से खेती करते आ रहे हैं, और उसी के खेत के बगल में रघु का भी खेत है, जो कि किससे सेपरेट हो रखा है, मतलब 2 खेत है तो उनको एक बंड से सेपरेट कर दिया जाता है। बंड मतलब एक तरह से मेड़ होती है ना, जैसे ये खेत हो गए, ठीक है, अब ये खेत है तो इसके बीच में एक बंड होती है, ये क्या होती है, मेड़। आपने देखा होगा कि मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, एक बाउंड्री सी बना दी जाती है, तो एक बंड से ही रघु और मोहन के खेत जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। अब एक सुबह क्या होता है, मोहन आता है और वो देखता है कि रघु ने अपनी जो बंड है उसको शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया कैसे, मान लो कि ये रघु की जमीन है और ये मोहन की जमीन है, राइट। अब ये इनके बीच की बंड थी पहले, ठीक है। अब रघु ने क्या किया, इस बंड को इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ फीट आगे शिफ्ट कर दिया, मोहन के खेत में बंड को शिफ्ट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो पूरा एरिया है ये रघु ने अपने अंडर ले लिया, अपनी जमीन बढ़ा ली, ठीक है, तो ये तो गलत हुआ ना, इसने इस तरह बंड को आगे खिसका के अपनी जमीन बढ़ा ली। अब मोहन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है कि भाई ऐसे कैसे उसने जो बाउंड्री है वो खिसका दी, ऐसे कैसे वो अपनी जमीन बढ़ा सकता है। बट गुस्सा होने के साथ साथ वो थोड़ा सा डरा हुआ भी था, ही वॉज अ लिटिल बिट फ्राइटेंड।
अब वो डरा हुआ क्यों था? क्योंकि रघु की जो फैमिली थी वो एक तरह से जमींदार थे, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। मोहन के पास तो एक छोटी सी जमीन थी, बट रघु के पास काफी सारी जमीन थी। और इसके अलावा मोहन के जो अंकल थे वो सरपंच भी थे। अब सरपंच कौन होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये एक तरह से बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। बट इवन सो ही प्लग अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। बट इसके अलावा भी, फिर भी डरने के बावजूद भी उसने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब जब मोहन रघु के घर पहुंचता है तो एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मतलब उनमें एक तरह से तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, राइट। अब रघु जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट किया है। वो कह रहा है कि नहीं, मैंने किया ही नहीं, ये तो पहले से ही यहाँ थी। तो वो इस तरह कह रहा है, और जबकि मोहन जो वो कह रहा है कि नहीं, तुमने शिफ्ट की है, तुमने मेरी जमीन में अपनी जमीन आगे खिसका ली है, जमीन बढ़ा ली अपनी। बट रघु मानता ही नहीं है, और रघु जो है वो अपने हेल्पर्स को बुला लेता है और अपने हेल्पर्स से वो मोहन को पिटवाता है, ठीक है। तो उसके जो हेल्पर्स हैं रघु के, वो मोहन को पीटने लगते हैं। अब जब ये सब हो रहा होता है कि लोग मोहन को पीट रहे हैं, तो आसपास के जो भी लोग होते हैं वो ये सब कुछ सुनते हैं और फिर दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो स्पॉट पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मोहन को पीटा जा रहा है। रघु के जो हेल्पर्स हैं वो मोहन को पीट रहे हैं, तो फिर वो उसकी हेल्प करते हैं, फिर वहां से मोहन को बचा के ले आते हैं। अब मोहन जो है उसको बुरी तरीके से चोट लगी होती है, उसके सर पर चोट लगी होती है, उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो उसके एक नेबर ने उसको फर्स्ट एड दी, उसकी पट्टी वगैरह की, राइट। अब मोहन का एक फ्रेंड था जो कि विलेज पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, तो उन्होंने एक सजेशन दी कि तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और एक रिपोर्ट फाइल करो, ठीक है। लेकिन दूसरे जो लोग थे वो इस आइडिया पे थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या ये सही रहेगा, क्या पुलिस के पास जाना सही रहेगा। तो वो लोग सोच रहे थे कि भाई इसकी वजह से ना, पुलिस के पास जाने की वजह से बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा और कुछ हाथ भी नहीं लगेगा, कोई बात भी नहीं मानेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि रघु की फैमिली ने तो अभी तक पुलिस से कांटेक्ट भी कर लिया होगा, मतलब कि जैसे रघु की फैमिली ने पुलिस वालों को कह दिया होगा कि भाई मोहन करके आएगा, वो मेरे पे इल्जाम लगाएगा कि मैंने इस तरह शिफ्ट कर दिया, बट तुम उसकी सुनना मत। तो इस तरीके से, ठीक है, होता है ऐसे, जो कि गलत है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है रघु की फैमिली ने अभी तक पुलिस स्टेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, तो इसलिए कुछ लोग डाउट में थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ठीक है पुलिस स्टेशन चलते हैं। सो बहुत सारी डिस्कशन हुई, लोगों ने बातचीत की कि भाई क्या करना चाहिए, और आखिरकार मोहन ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा, ठीक है, और अपने कुछ नेबर्स के साथ जाएगा जिन्होंने इस इंसिडेंट को देखा था। अब आगे पुलिस स्टेशन में क्या होता है वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, राइट। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। सो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह रघु ने अपने फील्ड की जो बंड थी उसको शिफ्ट कर दिया था मोहन के फील्ड में, ठीक है। तो मोहन के फील्ड के जो एरिया था वो कम हो गया और रघु के फील्ड का एरिया बढ़ गया। तो अब ये देख के मोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो रघु के पास जाता है, वो उसको कहता है कि भाई अपनी बाउंड्री जो है उसको जगह पे लाओ, तुमने मेरे खेत में अपनी बाउंड्री बढ़ा ली है। बट रघु जो होता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता, वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई बाउंड्री नहीं बढ़ाई। तो वो जो है वो मानने को तैयार नहीं होता कि उसने शिफ्ट किया बाउंड, और मानने के बजाय उसने अपने हेल्पर्स से मोहन को पिटवा दिया। अब उसके चक्कर में मोहन जो है उसको बहुत ज्यादा चोटें आ गई। फिर मोहन के नेबर्स ने उनको हेल्प की और उसको बचाया, एंड बाद में ये डिसाइड हुआ कि वो लोग ये पूरी जो भी सिचुएशन हुई, जो भी रघु ने जो बाउंड्री शिफ्ट की है, इसकी रिपोर्ट है वो पुलिस स्टेशन में जाकर लिखवाएंगे। अब आगे देखते हैं कि होता क्या है। तो जब मोहन एंड उनके नेबर्स जो हैं वो पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, तब एक नेबर कहता है कि भाई क्यों ना हम थोड़ा सा और पैसा खर्च करके मेन पुलिस स्टेशन पे चले जाएं जो कि टाउन में है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई हमें कंप्लेन ही तो लिखवानी है, तो इस छोटे वाले पुलिस स्टेशन में क्यों लिखवाएं, किसी बड़े पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाते हैं ना। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बड़े पुलिस स्टेशन में लिखवाएंगे तो वहां बात सुनी जाएगी, वहां एक्शन लिया जाएगा ज्यादा। तो वो कुछ ऐसा सोच के उसको बोलता है कि हम टाउन वाले पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं चलते। तो मोहन उसको एक्सप्लेन करता है कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन दिस पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क। वो कह रहा है कि हम अपनी जो कंप्लेन है वो सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं, क्योंकि हमारी विलेज जो है वो इस पुलिस स्टेशन के अंडर आती है। तो क्या होता है कि हर एक पुलिस स्टेशन को एक एरिया दे दिया जाता है, एक एरिया असाइन कर दिया जाता है जिसके अंदर का जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट, इंजुरी या फिर फाइट हो गई, या फिर किसी भी इंसान को, उस एरिया में रहने वाले किसी भी पर्सन को अगर कोई रिपोर्ट लिखवानी है तो वो सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में लिखवा पाएगा जिसके अंडर वो एरिया आता है।
तो वही मोहन बता रहा है कि हम लोग सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं जो कि उनके पास होगा, जिस पुलिस स्टेशन वो जा रहे होंगे, कि इसी पुलिस स्टेशन लिखवा सकते हैं क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन के अंडर हमारे एरिया आता है। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो अब ये पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी उसमें रिपोर्ट्स वगैरह लोगों ने लिखवाई हैं, जो भी कंप्लेंट्स लिखवाई हैं, तो उनकी पूरी इंक्वायरी करना कि क्या सच में ऐसा हुआ है, कौन सही है कौन गलत है, मतलब इस तरह की पूरी इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन निकालना, ठीक है, सबूत ढूंढना, ठीक है, और फिर उसके बाद एक्शन लेना, जैसे किसी को अरेस्ट वगैरह करना है तो ये सारे एक्शन लेना, तो ये पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी बन जाती है। सो अब आपको ये देखना है कि आपका जो एरिया है वो किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपको अगर कोई रिपोर्ट वगैरह लिखवानी होगी तो आप उसी पुलिस स्टेशन के अंडर जाओगे, किसी और पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जा सकते, राइट। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। सो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह मोहन जो है वो अपने नेबर को बताता है कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन नहीं लिखवा सकते, हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं जिसके अंडर हमारा एरिया आता है। सो क्या होता है, हर एक पुलिस स्टेशन को एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है एंड उस एरिया से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट वगैरह लिखवानी है लोगों को, उस कोई कंप्लेन लिखवानी है वहां के लोगों को, तो वो उसी पुलिस स्टेशन में जाके लिखवा सकते हैं, किसी और में नहीं लिखवा सकते। तो अभी तक जो मोहन है वो अपने रास्ते में था पुलिस स्टेशन जाने के। अब आगे देखते हैं जब मोहन जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है तो क्या होता है। तो जैसे ही मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां के वो पर्सन इंचार्ज के पास जाता है। पर्सन इंचार्ज कौन था? स्टेशन हाउस ऑफिसर, और जिसे एसएचओ भी कहा जाता है। तो वो एसएचओ के पास जाता है, उसको पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कि किस तरह रघु ने अपने खेत की जो बाउंड्री है वो शिफ्ट कर दी मोहन के खेत में, एंड बाद में उसने अपने हेल्पर से उसको पिटवाया भी। और पूरी बात बताने के बाद मोहन जो है वो एसएचओ को ये कहता है कि वो अपनी कंप्लेन को रिटन में लिखवाना चाहता है। ही वांटेड टू गिव द कंप्लेन इन राइटिंग, बट एसएचओ जो है वो उसको बड़ा रूडली रिप्लाई करता है और उसको रफा दफा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं इनको लिखवाने में और फिर इनको इन्वेस्टिगेट करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो वो इस तरह गुस्से में उसको रिप्लाई करता है। तो मोहन जो है वो एकदम परेशान हो जाता है और फिर मोहन उसको अपनी चोट भी दिखाता है जो कि उसके रघु के हेल्पर्स ने उसको मारा था और उस वजह से उसको चोटें लग गई थी। तो मोहन ने वो चोटें भी दिखाई कि देखो इतनी सारी चोटें मुझे लग गई हैं, बट फिर भी एसएचओ जो है वो उसको बिलीव ही नहीं करता, उस पर विश्वास ही नहीं करता। अब मोहन जो है वो एकदम पजल्ड हो जाता है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरी कंप्लेन ये लोग लिख ही नहीं रहे। और उसे कारण भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेन जो है वो क्यों रिकॉर्ड नहीं की जा रही। तो फिर वो थोड़ी देर बैठता है, सोचता है, और फिर वो अपने नेबर्स को बुला के लाता है, ठीक है। और जब नेबर्स उसके ऑफिस में आते हैं तो वो स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं एसएचओ के साथ, और वो बताते हैं कि भाई हमारे आंखों के सामने सब कुछ हुआ है, हमारे आंखों के सामने रघु के हेल्पर्स ने मोहन को पीटा है, वो तो हमने इसको बचा लिया, अगर हम इसको बचाते नहीं तो इसको बुरे तरीके से चोट लग जाती, ये और भी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो जाता, दैट ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। और फिर वो ये भी इंसिस्ट करते हैं कि जो उसका केस है मोहन का वो रजिस्टर होना चाहिए। एंड फाइनली जो एसएचओ है, जो ऑफिसर है, वो एग्री हो जाता है, वो मान जाता है। एंड फिर वो मोहन को कहता है कि ठीक है, तुम अपनी कंप्लेन जो है वो लिखित में दे सकते हो, तुम लिख दो अपनी कंप्लेन। और फिर वो उसे ये भी कहता है कि अगले दिन मैं तुम्हारे यहाँ एक कांस्टेबल भेजूंगा जो कि पूरी इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो जो भी चीजें हुई उनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा एक कांस्टेबल आकर। सो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जब मोहन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वो एसएचओ को अपनी बात बताता है, बट उसको थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है कि एसएचओ जो है वो मान ही नहीं रहा था लिखने के लिए। बट फाइनली लोगों ने आर्ग्यू किया और ऑफिसर को मानना पड़ा एंड उसकी जो कंप्लेन है वो लिखित में लिख ली गई। तो इस तरह के लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है कि पहले तो उनके साथ गलत हुआ, पहले तो मोहन की जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है, और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन भी आता है तो उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, उसकी कंप्लेन को अच्छे से नहीं लिखाया जाता। तो लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती हैं। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। सो हमने देखा कि किस तरह मोहन एंड रघु के बीच में एक तरह से बहस हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। अब मोहन जो है वो कह रहा था कि रघु ने उसके खेत की जो बाउंड्री थी उसको शिफ्ट कर दिया है और रघु ने अपना खेत बढ़ा लिया है।
और रघु ये कह रहा था कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये आई कि ये कैसे पता चले कि इन दोनों में से सही कौन बोल रहा है, इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था कि जिसके थ्रू ये जो प्रॉब्लम हुई उसको शांतिपूर्ण तरीके से सेटल किया जा सकता था? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था? आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसके थ्रू हमें ये पता चल सके कि किस इंसान के पास कितनी लैंड है? सो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है। वैसे तो हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि यस देयर आर लैंड रिकॉर्ड्स, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि किस इंसान के पास कितनी लैंड है। तो अब ये देखेंगे कि उन रिकॉर्ड्स को किस तरह मेंटेन किया जाता है। सो लैंड को मेजर करना और उसके बाद उसका रिकॉर्ड रखना, ये जो काम है वो होता है पटवारी का। अब पटवारी को अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं कहीं पर इसको लेखपाल बोला जाता है, कहीं पर कुनुंगो, और कहीं कहीं इसको कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है। और भी अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सो अभी अपनी बुक में पढ़ते समय हम इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से ही बुलाएंगे, ठीक है। वी विल यूज द वर्ड पटवारी फॉर दिस ऑफिसर। सो अगेन जैसे हमने देखा था कि एक पुलिस स्टेशन के अंडर कुछ पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है, तो इसी तरह पटवारी के अंडर भी कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस दे दी जाती हैं कि ये आपका एरिया है और इसके अंडर जो भी काम होगा वो आपको संभालना होगा। और जो भी विलेजेस इस पटवारी के अंडर होती हैं उनका सारा रिकॉर्ड वगैरह पटवारी को मेंटेन करना पड़ता है और टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसा तो है नहीं कि हमेशा एक इंसान के पास सेम जमीन रहेगी या फिर और भी जो बाकी रिकॉर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, अपडेट करके रखना पड़ता है। सो इस पेज में आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं और एक इस तरह का मैप दिया हुआ है। तो ये जो मैप एंड ये जो रिकॉर्ड है, ये एक तरह से पटवारी जो भी रिकॉर्ड रखता है उसका पार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह रिकॉर्ड्स को रखा जाता है एंड मैप्स वगैरह पूरे बनाए जाते हैं। सो हियर यू कैन सी इट। देखो पहले यहाँ पे फील्ड्स को पूरा नाम दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस तरह नाम दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड्स में देखोगे तो पूरा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि एरिया इन हेक्टेयर्स, कि हेक्टेयर में कितना एरिया है, ठीक है। एंड नेम ऑफ द ओनर और फादर और हस्बैंड्स नेम, एड्रेस, तो पूरा एड्रेस एंड नेम दिया हुआ है कि ये जो फील्ड नंबर 1 है वो किसके पास है, 0.75 हेक्टेयर का है, किसके पास है, मोहन। मोहन जो है सन ऑफ राजा राम है। अब विलेज क्या है, अमरापुरा विलेज है और ये ओनर है। फिर इस कॉलम में क्या दिखाया गया है कि इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर, तो क्या इस खेत को रेंट पे दिया गया है, अगर रेंट पे दिया गया है तो किसको दिया गया है। सो इस केस में मोहन का जो खेत है वो रेंट पे नहीं दिया गया। अगर आप आगे देखोगे तो एरिया कल्टिवेटेड दिस ईयर, कि इस साल कितने एरिया पे खेती की गई थी, क्रॉप ग्रोन, तो कौन सी क्रॉप उगाई गई थी। तो मतलब इस तरीके का डिटेल्ड आप देखोगे तो रिकॉर्ड यहाँ पे मिला हुआ है। सो पटवारी जो है उसके अलग अलग तरीके होते हैं इस एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेजर करने के, ठीक है। उनके अपने अपने तरीके होते हैं। तो कहीं कहीं पर इन फील्ड्स को चेन की हेल्प से मेजर किया जाता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने इस तरह तरीके होते हैं। तो जो हम इंस्टेंस पढ़ रहे हैं मोहन एंड रघु का, यहाँ पे भी क्या होगा कि जो पटवारी है उसने कभी पहले मेजर कर रखा होगा कि मोहन के पास कितनी जमीन है, जैसे कि अभी हमने नीचे रिकॉर्ड्स में देखा रघु के पास कितनी जमीन है। तो जब अब पटवारी अब वापस से मेजर करेगा, जब इनका डिस्प्यूट हो चुका है, तो अब इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जब पटवारी इसको मेजर करेगा और देखेगा, मतलब उसको कंपेयर करके देखेगा, ठीक है, कि जो उसके रिकॉर्ड में जो भी जमीन लिखी हुई है, एरिया लिखा हुआ है, फिर उसको वो अपने रिकॉर्ड से और जो भी उसने अभी मेजर किया है उससे कंपेयर करेगा। और अगर कोई भी डिफरेंस मिला तो उससे ये साफ हो जाएगा कि भाई बाउंड्री को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो पटवारी है उसके और भी काम होते हैं, जैसे कि वो फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करवाता है, ठीक है, कि फार्मर्स की लैंड पे कुछ टैक्स लगा दिया जाता है, तो उस टैक्स को कलेक्ट करना भी किसका काम हो गया, पटवारी का। वो पूरा ऑर्गेनाइज करता है कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो फार्मर्स से कलेक्ट किया जा सके। और उसके बाद गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि इस साल जो है वो कितने एरिया पे क्रॉप लगी और किस किस तरह की क्रॉप लगी, ठीक है। और वो ये सब काम कैसे कर पाता है, वो अपने रिकॉर्ड्स की हेल्प से कर पाता है, क्योंकि वो हर चीज का रिकॉर्ड बनाए हुए है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड बना हुआ है कि कौन सी क्रॉप लगी है, कितना हेक्टेयर है, क्या वो रेंट पे है या नहीं।
तो ये सभी चीजों का रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है, तो वो उसी हिसाब से गवर्नमेंट को भी बता देगा कि देखो ये रिकॉर्ड मैंने बनाया है और ये हमारे गांव का पूरा लेखा जोखा है। अब क्योंकि पटवारी को जो है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उसको रेगुलरली अपडेट करता रहे, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं, हो सकता है कि इस साल फार्मर ने कोई क्रॉप उगाई हो, अगले साल वो कुछ और उगा दे, तो इस तरह पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइम टू टाइम अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कीपिंग द ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो सभी चीजों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि कौन सी क्रॉप किसने कब लगाई है, किसके पास कितना एरिया है, तो इन सब चीजों का जो ये रिकॉर्ड है ये किसके अंडर आता है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है, वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट में जो सीनियर पीपल होते हैं, जो हाई लेवल पे होते हैं, वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, ठीक है, कि पटवारी सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो ठीक किए हैं, और उससे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मंगाते रहना। तो ये काम हो गया सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब हमें पता है कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब जो भी लैंड से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको आगे और अच्छे से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को और भी डिवाइड किया गया है। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, इनको और भी टुकड़ों में बांटा गया है। और ये जो सब डिविजन्स हैं इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि कहीं कहीं पर इन सब डिविजन्स को तहसील कहा जाता है, कहीं पे तालुका, और भी अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि स्टेट जो है इसको किस में बांटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। मान लो ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये और ये 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गई एक स्टेट के अंदर। अब आगे इस डिस्ट्रिक्ट को भी कुछ और पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है, और हर एक ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, तहसील हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह, ताकि चीजों को और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके, एरियाज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो अब इन सब ऑफिसर्स में सबसे हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसके अंडर आते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिन्हें तहसीलदार भी कहा जाता है, ठीक है। सो इन तहसीलदार को सारे डिस्प्यूट्स वगैरह सुनने होते हैं, कि किसी में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उनको सुलझाना होता है, उनको सुनना होता है। और इसके अलावा इनको पटवारी का जो काम है उसको भी सुपरवाइज करना होता है, देख रेख करनी होती है, और ये ध्यान रखना होता है कि जो पटवारी है क्या वो सही से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो सही से लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है तहसीलदार को। और इसके अलावा वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो फार्मर्स वगैरह हैं वो अपने रिकॉर्ड की जो कॉपी है, जो भी तहसीलदार ने, जो भी पटवारी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, उस रिकॉर्ड की कॉपी वो आसानी से ले सके, ठीक है। उसको उस रिकॉर्ड की कॉपी लेने में कोई दिक्कत ना आए, ये तहसीलदार ध्यान रखता है। और इसके अलावा वो ये भी ध्यान रखता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सके। और तहसीलदार का ही ऑफिस होता है जहां पे लैंड डिस्प्यूट भी सुने जाते हैं। जैसा कि अभी रघु और मोहन के केस में एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा है कि उसने बाउंड्री शिफ्ट की है या नहीं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमने फार्मर्स के रिकॉर्ड की बात की, तो देखो सभी फार्मर्स का जो है ये हक होता है, उनका राइट होता है कि उनकी जो भी लैंड का रिकॉर्ड है और जो भी मैप है उसकी जो कॉपी है वो उन्हें आसानी से मिल सके, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले पेज में इलस्ट्रेशन में देखा था यहाँ पे कि ये हो गया मैप और यहाँ पे हो गया इसका रिकॉर्ड। तो इस रिकॉर्ड और इस मैप की कॉपी की कभी कभी फार्मर्स को जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये उनका हक है कि उनको ये कॉपी और ये जो मैप है वो आसानी से मिल सके। दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का उनके ऊपर पूरा पूरा राइट है। और कभी कभी इस रिकॉर्ड को पाने के लिए उन्हें कभी कभी थोड़ी बहुत फीस भी देनी पड़ सकती है। अब हम ये तो कह रहे हैं कि जो फार्मर है उसका हक होता है इस इंफॉर्मेशन को पाने का, बट ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा इतने आसानी से फार्मर्स को नहीं मिल पाती। इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए कभी कभी उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ स्टेट्स में अभी जो भी ये रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, उन्हें कंप्यूटर में सेव किया जा रहा है, और इनको पंचायत ऑफिस में भी अवेलेबल किया जा रहा है ताकि लोगों को ये रिकॉर्ड्स आसानी से मिल सके और इन्हें और रेगुलरली अपडेट किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए पंचायत ऑफिस में भी इन रिकॉर्ड्स को भी रखवाया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जरूरत कब कब पड़ती होगी फार्मर्स को? तो यहाँ पे नीचे कुछ केसेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि किन किन केसेस में फार्मर को जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, एक फार्मर जो है वो दूसरे फार्मर से एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना चाहता है, तो भाई यहाँ तो जरूरत पड़ेगी
जो फार्मर खरीद रहा है वो ये तो देखना चाहेगा कि ना जिससे मैं खरीद रहा हूँ क्या सच में उसके पास उतनी जमीन है जितना वो क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का तो इंश्योर करना पड़ेगा ना। तो यस, इस केस में जरूरत पड़ेगी। अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। एक फार्मर जो है वो जो भी उसने अपनी उगाया है, जो भी फसल उगाई है, उसको वो दूसरे को बेचना चाहता है। तो क्या यहाँ पे जरूरत पड़ेगी? नहीं। यहाँ पे क्या जरूरत होगी कि उसके पास एरिया कितना है? नहीं। अ फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड। अब यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है क्योंकि जो बैंक है वो पूरा इंश्योर करेगा कि इसने मेरे से इस लैंड के लिए लोन लिया है, तो क्या सच में इसके पास ये लैंड वगैरह है कि नहीं। ठीक है। अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। अब उसको फील्ड के लिए फर्टिलाइजर खरीदना है, इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन रिकॉर्ड्स की। अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अब एक फार्मर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांटना चाहता है, तो बिल्कुल यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि ये देखने के लिए कि उसके पास कितना एक्यूरेट लैंड है और उसको किस किस तरह बांटा जा सकता है। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सो अभी तक हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह मोहन और रघु के बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है एंड फिर मोहन जो है वो अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन के पास जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पे क्या क्या होता है। मोहन की कंप्लेंट लिखवाई जाती है एंड उसके बाद हमने पटवारी के बारे में जाना, तहसीलदार के काम के बारे में जाना कि किस तरह लैंड के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं और उनको मेंटेन करके रखा जाता है, और जब भी जरूरत पड़ती है तो फिर उसकी एक कॉपी जो है वो फार्मर को अवेलेबल कराई जाती है। सो अभी तक हमने ये सब देखा। तो अब हम एक न्यू लॉ के बारे में जानेंगे और उस लॉ का नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। सो यहाँ पे एक बार नाम पे देखो कि उसमें क्या चीज बताई गई है। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि इसमें चेंजेस लाए गए हैं, संशोधन किया गया है। ठीक है, और जब ईयर लिखा होता है तो मतलब होता है कि उस साल में वो काम हुआ है। तो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट आया है तो इसका मतलब ये जो एक्ट है वो 2005 में लाया गया था, ये जो अमेंडमेंट की थी। ठीक है, और अगर ये अमेंडमेंट वगैरह नहीं लिखा होता है या फिर जो भी साल लिखा होता है उसका मतलब उस साल में उस एक्ट को लाया गया था। ठीक है। सो जब भी हम फार्मर्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में? मैन आते हैं, राइट। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि मैन जो है वही लैंड को ओन करते हैं। कि अगर हम फार्मर्स के दिमाग में सोचें कि कौन से फार्मर्स जो है वो लैंड को ओन करते होंगे, जिनके पास लैंड होगी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मैन आते हैं, आदमी आते हैं। विमेन्स को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे वो लोग जो है वो फील्ड्स पे काम करती हैं, बट वो लोग जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड को ओन नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी मालिक नहीं हो सकती वो। तो ऐसा इस सोसाइटी में एक तरह से परसेप्शन बना हुआ है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। वैसे तो अभी इसमें टिल रिसेंटली लिखा है, बट ये 2005 से भी पहले की बात है, तो अभी काफी टाइम हो चुका है। तो क्या होता था कि कुछ स्टेट्स में क्या होता था कि हिंदू फैमिलीज में जो वुमेन होती थी उनको फैमिली के एग्रीकल्चरल लैंड में से हिस्सा नहीं मिलता था। ठीक है, जब फादर की डेथ होती थी तो उसकी प्रॉपर्टी को उसके बेटों के बीच में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था, बट उसके बेटे या फिर उसकी बीवी का कोई मतलब नहीं रहता था, उनको कुछ भी नहीं मिलता था उसकी प्रॉपर्टी में से। सो यहाँ पे काइंड ऑफ पोएम दी हुई है, अ डॉटर्स विश। सो यहाँ पे एक डॉटर की विश दिखाई हुई है कि एक बेटी क्या चाहती है। ठीक है, फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। पापा को उनके पापा से हमारा घर मिला, मतलब जिस घर में आज वो रह रहे हैं वो घर उसके पापा को उसके उनके भी पापा से मिला। ठीक है, दादाजी से मिला। एंड एवरीवन सेज ही विल लिव इट टू द ब्रदर। अब सब लोग कहते हैं कि मेरे पापा मेरे भाई के लिए इस घर को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे मेरा भाई इस घर में रहेगा। बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर? मेरा और मेरी मम्मी का क्या होगा? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम इज नॉट अ वेरी वुमेनली। आई एम टोल्ड कि सब लोग कहते हैं कि एक औरत जो है वो अपने फादर के घर से हिस्सा नहीं मांग सकती। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। पर मुझे अपना खुद का एक जगह चाहिए, घर चाहिए। नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड। मुझे ये दहेज नहीं चाहिए सिल्क और गोल्ड का। ठीक है, मुझे खुद का एक रहने के लिए जगह चाहिए। तो इसमें एक डॉटर की, बेटी की विश दिखाई हुई है कि किस तरह वो चाहती है कि उसको भी उसके पास कुछ रहने के लिए अपना हो। क्योंकि दहेज का वो क्या करेगी? दहेज उसके पेरेंट्स उसको शादी में दहेज देंगे, जो उसके ससुराल वाले होंगे वो उस दहेज को हथिया लेंगे, उस पर प्रताड़नाएं देंगे और दहेज मंगवाएंगे। तो कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं। बट अगर उसके पास खुद का घर होगा रहने के लिए तो वो सुकून से रह सकती है। बट अब क्या है, 2005 में इस लॉ को चेंज कर दिया गया।
मतलब 2005 से पहले होता था कि विमेन जो थी उनको प्रॉपर्टी में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था, बट फिर इस लॉ में चेंजेस लाए गए। ठीक है, और क्या चेंजेस लाए गए कि जब किसी की डेथ हो जाएगी तो जो फैमिली एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें से बेटों को तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ डॉटर्स एंड देयर मदर्स, उनकी मम्मी को और बेटियों को भी इक्वल शेयर मिलेगा। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है एंड उसके मान लो 2 बेटे हैं और एक बेटी है एंड उसकी वाइफ है। ठीक है, तो जब इस इंसान की डेथ होगी तो मान लो इसके पास 4 हेक्टेयर लैंड थी, तो उस 4 हेक्टेयर लैंड को इक्वली इन सब में बांट दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर उसके एक सन को मिलेगी, 1 हेक्टेयर इसको, और 1 हेक्टेयर डॉटर को भी मिलेगी और वाइफ को भी मिलेगी। ठीक है, तो इन सभी में उस इंसान के बेटों में, बेटियों में और उसकी वाइफ में, इन सब में इक्वली उसकी जमीन जो है वो बट जाएगी। और अब जो न्यू लॉ है ये सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है। अब इस लॉ की वजह से बहुत सारे विमेन्स को जो है वो फायदा होगा। जैसे कि सुधा की स्टोरी का एग्जाम्पल ले लो। सुधा जो है वो अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और उसके पास के गांव में शादी हो गई थी। तो कभी कभी क्या होता था कि उसके जब फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद सुधा जो है अपने घर आया करती थी और अपनी मम्मी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाती थी। तो फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, पटवारी को बोला कि वो जो लैंड है उनके पास वो उनके बच्चों में बांट दे और उनके बच्चों के साथ साथ उसका भी नाम उसमें लिख दे। Her mother has asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record, कि जो जमीन है वो सभी बच्चों में बटेगी और उसके साथ साथ उसका नाम भी उसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, मतलब सभी लोगों में, उसके बच्चों में और उसमें उस लैंड को बांटा जाएगा। Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister। जो सुधा के 2 छोटे भाई बहन थे उनकी मदद से उसकी मम्मी जो है वो कॉन्फिडेंटली अब फार्मिंग एक्टिविटीज को करती है, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है। और सिमिलरली सुधा जो है, जो कि अपने ससुराल में रहती है, बट अब उसको एक एश्योरेंस मिल गई है कि मान लो कोई भी कुछ गलत हो भी गया मेरे साथ तो मेरे पास एक जमीन है जिसपे मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकती हूँ, जिसके हेल्प से उसमें मैं खेती बाड़ी कर सकती हूँ और उससे कमा सकती हूँ। तो एक तरह से उसको सेंस ऑफ एश्योरेंस हो गई कि उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उस पर डिपेंड होने के लिए एक जमीन है उसके पास। So with this we come to the end of our chapter number 6 of class 6 civics. I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you are new to the channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends and we will meet in the next video. Till then, keep studying, keep working hard and take care of yourself and your family. Thank you.